हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर पे हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान है ना। क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पढ़ने वाले। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए अब की बार क्या है, जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ना हो करके चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हो सकता है वो वायर हो तो उसकी पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, या किसी बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, मान ली प्लेट है तो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, या कोई स्फीयर है कंडक्टिंग तो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉड है, यहां पर हमने एक रॉड कंसीडर किया, लीनियर बॉडी कंसीडर किया या वायर कंसीडर किया, और इस वायर को मान लीजिए कि क्यू चार्ज है इसके ऊपर, इसकी कुछ लेंथ है L। हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट DL कंसीडर किया और हमने कहा कि इस DL एलिमेंट में चार्ज कितना है, DQ। यानी कि ऐसे जितने DL हम कंसीडर करेंगे उन सब में DQ चार्ज होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज अपॉन लेंथ है इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यहां पर चार्ज पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर बॉडी है उसके ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डेंसिटी को क्या लिखते हैं, चार्ज की डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू DQ/DL। अगर मान लीजिए Q चार्ज है और L लेंथ है तो हम Q/L भी लिख सकते हैं। तो चार्ज अपॉन लेंथ DQ/DL, यानी कि यूनिट हो गई कूलम पर मीटर। इसी तरह से कोई बॉडी हमने कंसीडर किया, मान लीजिए कि एक स्फीयर है और उसके केवल सरफेस पर चार्ज है, बस जो पूरा इसका सरफेस है उसके ऊपर चार्ज है, सरफेस पर केवल चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे अब यहां पर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम, मान लीजिए हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया इसका, या कोई प्लेट है, इस तरह से प्लेट है, इस प्लेट पे चार्ज है Q, हमने इसका छोटा सा एरिया कंसीडर किया, एरिया है DA और इस पे चार्ज जो है वो है DQ। ठीक है ना। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू DQ/DA। अगर एरिया A है और चार्ज Q है तो Q/A भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, मान लीजिए हमने कोई क्यूब कंसीडर किया है, कोई स्फीयर कंसीडर किया, उस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या लिखते हैं फिर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर जो चार्ज की डेंसिटी होगी, एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लें, वॉल्यूम पूरा कंसीडर किया, हमने कहा dV और इसमें चार्ज है DQ। तो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसको केवल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, और चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो इज इक्वल टू DQ/DA।
dV, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम, dV वॉल्यूम में अगर dq चार्ज है, यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे हैं। अब हम इनमें से कुछ पर जो है वो डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि हम एक रिंग को लेकर के डेरिवेशन करेंगे, एक वायर को लेकर के डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए अब हम वायर के लिए एक डेरिवेशन करते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है तो उसकी वजह से उससे कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग फाइनाइट वायर या फाइनाइट लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, यानी कि अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो फाइनाइट लेंथ है, उसके बाद फिर हम इनफाइनाइट लेंथ का भी उसी से करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज सपोज दैट कि दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। एक्स वाई लेंथ है इसकी कुछ। ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटा सा पहले एलिमेंट डीएल कंसीडर किया। यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए हमने कंसीडर किया P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस वायर से ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। ठीक है, इस वायर से परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने डीएल एलिमेंट कंसीडर किया, तो इस डीएल एलिमेंट पे चार्ज है dq, उस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है ना, इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा है DE, मान लेते हैं DE इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, अब अगर dq एलिमेंट की DL एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें तो क्या आएगा, DE इज इक्वल टू वही कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, r²। ठीक है, DE की वैल्यू पता चल गई। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये है L, यहां से यहां तक, तो dq अपॉन r², ये आ गया DL एलिमेंट पे जो dq चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। इसका मतलब dq इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा dl। ठीक है ना, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl आ गया। ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो DE इज इक्वल टू क्या आया, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए हमें तो पूरे वायर की वजह से चाहिए, अभी तो हमने केवल DL लेंथ की वजह से लिया है। तो देखिए अगर हम इधर भी एक ऐसा ही कंपोनेंट इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट O के, O पॉइंट मान लेते, O के अबव अगर हम L लेंथ पर ऐसा ही कंपोनेंट कंसीडर करें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिख लेते हैं क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है सब।
तो कंपोनेंट लिख लिया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरह से अगर ये लेंथ है, ये एल लेंथ लिया तो आपने ये भी थीटा ही होगा और ये भी थीटा होगा। ये डी ई हो गया इस डी एल एलिमेंट की वजह से। इसके कंपोनेंट जो डी ई कॉस थीटा है वो तो इधर आ गया डी ई कॉस थीटा, और डी ई साइन थीटा इधर चला गया डी ई साइन थीटा। इसी तरह से इस वाले का कंपोनेंट लिखें तो डी ई कॉस थीटा इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब आप देखिए, आपने एलिमेंट भी डीएल लिया है, डिस्टेंस भी वही होगी यहां से जो ये वाली डिस्टेंस है, तो डीई तो इधर कर लें या इधर कर लें, दोनों इक्वल ही है। डी साइन थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि डी कॉस थीटा दोनों एक ही तरफ हैं, तो ये सारे जो हैं वो रिजल्टेंट फील्ड हमें देंगे। इस तरह से क्या हुआ, अगर हम इस पॉइंट के नीचे और ऊपर के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखें तो उन सब के जो डी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो डी कॉस थीटा वाले हैं वही रिजल्टेंट फील्ड हमें देंगे। ठीक है, तो सिंस vertical components of corresponding vertical components of electric field of corresponding elements below and above O, point O, will cancel each other and horizontal component gives the resultant field. देखिए पी पॉइंट पर वर्टिकल वाले तो कैंसिल करने हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वालों को कंट्रीब्यूशन रखना है। तो अगर हम इस डीएल वाले की वजह से यहां पर देखें केवल, तो हमने क्या लिख दिया, जो हॉरिजॉन्टल वाला इसका है उसको हमने लिख दिया, मान लीजिए डी ई एक्स, वो क्या होगा एक्चुअली डी ई कॉस थीटा। ठीक है ना, डी ई की वैल्यू देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। डीएल की आर स्क्वायर की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो देखिए क्या आता है। इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है L, बेस है A, L अपॉन A। ठीक है ना, इसका मतलब L इज इक्वल टू कितना आ गया A tan थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, dl की वैल्यू, तो a तो कांस्टेंट है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dl इज इक्वल टू आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम r स्क्वायर को देखें, r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कॉमन करें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, डीएल की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो डी ई एक्स है हमारा इक्वेशन नंबर 1 सपोज दैट। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी एल एंड आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, आया कितना, डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल की वैल्यू a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है
डी थीटा भी है यहाँ पर डीएल के साथ, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, डी ई एक्स इज इक्वल टू कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए इसमें लैम्डा कांस्टेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे वायर पर एक जैसी, ए भी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस फिक्स हो गई यहां से। बचा क्या डी थीटा यानी कॉस थीटा डी थीटा यानी कि कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है हमें। डी थीटा का मतलब क्या हो, थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए फॉर, अगर हम इस लेंथ एक्स और वाई की बात करें, फॉर लेंथ, या ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एक्स वाई। अगर एक्स वाई लेंथ की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं, तो देखिए एंगल कहां से कहां तक गया ये देखना है। तो हमने इसको इस तरह से कहा कि यहां से नीचे की तरफ एंगल है θ1 और इधर की तरफ ये एंगल है θ2। चाहे ऊपर ले लें θ1 नीचे θ2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया कि यहां से जो ये वाली जो लेंथ है वो एंगल बना रही है θ1 और ये वाली जो लेंथ है वो एंगल बना रही है θ2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना है इसको। θ1 से लेकर के θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब हम ये डी ई एक्स सारे जो कंपोनेंट हैं ये वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबका समेशन कर देंगे। कहां से कहां तक, θ1 माइनस θ1 टू θ2, यानी कि क्या आ गया माइनस θ1 टू θ2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप माइनस θ1 टू θ2 लेंगे, इसके नीचे माइनस थीटा, उसके ऊपर प्लस थीटा। ठीक है, अगर आप θ1 टू θ2 लेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस होंगी ना, घटेगा ना। अभी माइनस θ1 से माइनस प्लस θ2 तक लेंगे तो ऐड होंगे, यानी कि टोटल वायर की वजह से यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। तो इसलिए हम माइनस θ1 से, इसके नीचे माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो माइनस θ1 से θ2 इसीलिए कंसीडर किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन, ये सब कांस्टेंट टर्म है, माइनस θ1 टू θ2 कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, अभी E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा माइनस θ1 टू θ2। इधर करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन θ2 माइनस साइन माइनस θ1। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए साइन θ2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन θ1। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। या हम इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, मतलब एक जो वायर जिसकी लेंथ कुछ भी है, देखिए इस फॉर्मूले में लेंथ नहीं आया, चार्ज डेंसिटी आया है। ठीक है, जो कि हर जगह पर एक जैसी इस वायर में, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि वायर की लेंथ आप कितनी लेते हैं, यहां से कितना नीचे θ1 तक, कितना ऊपर θ1 तक, थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि इनफाइनाइट वाला भी करेंगे।
अब देखिए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट अगर लेंथ है तो देखिए क्या होगा। अच्छा ये लेंथ इतनी है, यहां से आपने कहा ये सर θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। आप इसकी लेंथ बढ़ाओ, अभी θ1 θ2 क्या हो चुका है, ये हो चुका है θ1 ये θ2। देखो θ1 और θ2 जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही बढ़ते चले जा रहे हैं, मैक्सिमम कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है भाई। ज्यादा अब 90 डिग्री होंगे तो ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो इनफाइनाइट अगर लेंथ है वायर की तो हमें क्या करना है, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू π/2 या 90 वैल्यूज पुट करें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 λ/a sin 90 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 + 1 2, E इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 2 λ/a। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है और वायर से परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पर आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, केवल इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है यहां पर, जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो, ठीक है ना। किसी लेंथ की वजह से आप निकालना चाहते हो तो केवल वो एंगल्स कितने बढ़ाते चले जाओगे आप, उस हिसाब से फील्ड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगला केस हम लेते हैं कि अगर हम ये पॉइंट को किसी एंड के पास देखें, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है P, ये किसी वायर के एंड के पास है, नियर द एंड अगर है तो क्या होगा, देखिए when point P is near one end of wire, मतलब क्या है ऑफ वायर, मतलब क्या है कहने का कि वायर इस तरह से है और अब की बार आपने पॉइंट इस एंड के पास में यहां कहीं पर लिया है। तो देखिए अगर ये पॉइंट यहां पर होता, अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो आप क्या देखते कि ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये पॉइंट यहां पर है तो डिस्टेंस क्या हो गई, ए ये हो गई, ए डिस्टेंस ये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर θ2 आप देखिए तो θ2 तो 0 हो गया ना, θ2 तो इधर से बनाते तो यहीं से लाइन खींचेंगे तो θ2 कितना हो गया 0, θ2 हो गया 0। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर आपने फाइनाइट लेंथ लिया है, अगर आपने फाइनाइट लेंथ लिया है, पॉइंट यहां पर लिया तो θ2 तो हो गया 0, θ1 जो भी आपका दिया होगा इस वायर की लेंथ की वजह से वो वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो क्या करेंगे, θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो θ1 90 डिग्री, फाइनाइट लेंथ है तो θ1 जो कुछ भी हो, थीटा है या जो कुछ भी है वो पुट करेंगे, θ2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस एंड के पास अगर आप लेते हैं यहां पर तो अब की बार क्या हो जाएगा, θ2 तो है हमारे पास, θ1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेस को देख सकते हैं इसमें। तो ये था कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइनाइट लेंथ के लिए ये हो गया, इनफाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला ये हो गया। ये फॉर्मूला आगे के लेक्चर्स में फिर आएगा जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जैसे मैंने किया है डेरिवेशन इधर उधर स्पेस कम होने की वजह से, आप वो देख लेना। अब देखिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब की बार एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हम रिंग कंसीडर करते हैं। जैसे अभी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर कंसीडर किया था, वैसे अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कंसीडर करते हैं। तो एक रिंग हमने कंसीडर किया, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, इसकी एक्सिस पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वैसे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले एलिमेंट dl कंसीडर कर लेंगे। dl एलिमेंट, इसके पास चार्ज कितना है, dq चार्ज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी वही है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, वायर ही एक तरह का बस रिंग के शेप में कर दिया गया है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, इसकी जो रेडियस है वो a है, इस एलिमेंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है r। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ये रिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग पर। तो इस रिंग की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ इस तरह से होगा, ऐसे DE। इसके कंपोनेंट अगर लिखें तो देखिए क्या होगा, थीटा ये हो गया DE कॉस थीटा और ये DE साइन थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम इसके जस्ट अपोजिट वाला डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कंसीडर करें तो उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE इधर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट DE कंसीडर किया तो DE इधर हो गया। जैसे इधर थीटा है वैसे इधर भी थीटा ही होगा, इक्वल। अब देखिए यहां पर इसके अगर हम कंपोनेंट लिखें तो DE कॉस थीटा इधर आ गया और DE साइन थीटा इधर आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर आप देखें तो ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट हैं, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वही कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब एक रिंग है, रिंग के ये दो पॉइंट आप कंसीडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, यहां पर वर्टिकल वाले कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए। अब इस रिंग के यहाँ के दो पॉइंट कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गई, इनके भी क्या हुआ, वर्टिकल वाले कैंसिल कर गए, हॉरिजॉन्टल वाले जो है वो एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे वही केवल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोई भी डायमेट्रिकली दो पॉइंट आप जो डायमेट्रिकली अपोजिट है उनको कंसीडर करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि उनके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल कर देंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि वही कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहां पर देखिए, अगर आप कहीं से भी देखें, ये रिंग है और ये पॉइंट है, तो किसी भी एलिमेंट, कहीं पर भी कोई एलिमेंट कंसीडर करें, सबसे डिस्टेंस तो r ही रहेगी, सभी से डिस्टेंस r रहेगी। ठीक है ना, एंगल जो है वो भी इक्वल रहेगा, आपकी एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए आपकी कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट dl, जो चार्ज एलिमेंट dl है उसकी वजह से अगर P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो कितना आएगा, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है इसके अंदर dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है r², dq अपॉन r²। अब देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल करेंगे और हॉरिजॉन्टल वाले केवल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will electric field of diametrically opposite elements cancel each other and only horizontal component contributes to give net electric field। ठीक है, केवल जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वही जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे,
तो हमने उसी तरह से लिख लिया कि डी ई एक्स बेसिकली जो हॉरिजेंटली है वो क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम चाहें तो थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हर एलिमेंट से थीटा की अगर हम बात करें, अगर हर एलिमेंट से थीटा की बात करें तो वही रहेगा। तो कॉस थीटा यहां पर देखिए कितना आएगा, ए एक्स आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। वैल्यू पुट करें यहां पर कितना आया, डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अच्छा डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर। डी ई एक्स क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखिए डी एल ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इसकी लेंथ यानी इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रिंग कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हम डी ई एक्स जो है उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, यहां से चले 0 से और कितना 2 पाई ए तक, 0 से 2 पाई ए तक, तो 0 to 2 पाई ए यानी कितना आ गया ये, डी ई एक्स की वैल्यू देखिए 0 to 2 पाई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये तो सेंटर से डिस्टेंस है, फिक्स है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको इधर लिख लें, इक्वल टू कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन आर क्यूब, और डीएल को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया 0 to 2 पाई ए। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी 2 पाई ए डीएल को लिख सकते हैं, या हम एक मैथमेटिक्स की तरह से पूरा लिख रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट इस तरह से। तो देखो कितना आया यहाँ पर, E इज इक्वल टू आ चुका है अब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। ठीक है, चाहे तो इससे कैंसिल कर दें, पाई से और 2 से 2 कितना आया, E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर की वैल्यू अगर पुट कर दें तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए R इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, और क्यूब लगा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस पर जो कोई भी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो x है पॉइंट, ये बहुत दूर है, ठीक है ना, यानी x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। ठीक है, x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, फॉर x इज मच ग्रेटर देन a, हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम केवल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर लिखें इसमें तो क्या आया, E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर 3/2
यानी कितना आया, लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया लैम्डा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, लैम्डा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसका। अब अगर सेंटर पर आप निकालना चाहें तो देखिए x इक्वल टू आप 0 करोगे सेंटर पर, तो ये कंडीशन नहीं ले सकते, ये तो तब लिया है जब x बहुत दूर है। ठीक है, अभी हम x को 0 करना चाहते हैं। अगर देखिए यहां पर आप x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को 0 किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया कि नहीं। ये तब के लिए जब x बहुत दूरी पर है। अब x तो पास है बल्कि बिल्कुल सेंटर पे आ गया, यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो रिंग है इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखो बेटा एक पॉइंट और समझिए, यहां पर हमने बहुत दूर पॉइंट लिया, ये फॉर्मूला आया। अगर हम यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू बेसिकली होगा क्या, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमने कहा क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, इस एलिमेंट पर डी क्यू था। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई ए, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई ए। इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अब केवल जब बहुत दूरी पर हम कंसीडर कर रहे हैं तब। अगर ये वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या होता है, E इज इक्वल टू आया, लैम्डा की वैल्यू पुट करें Q अपॉन 2 पाई ए, 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स ए, ये सब पहले से 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहां पर x से x कैंसिल हो, x स्क्वायर आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और ऊपर है a। ठीक है ना, तो देखिए a से a कैंसिल हुआ, ये एक्चुअली आया क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने करेक्शन क्या समझ में, x क्यूब एक्स स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आ रहा जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आता था। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आता था वैसे ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग का, अगर हम इसको बहुत दूर से ऑब्जर्व करें, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर से देखें तो ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। अगर क्यू पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करते हैं, अगर क्यू पॉइंट चार्ज लिया तो x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर भी तो वही फॉर्मूला आ रहा, यानी कि रिंग जो है इस पे चार्ज q है, ये पूरा एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। अगर हम बहुत दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे इसकी, तो जैसे पॉइंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज आप लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये प्लस क्यू चार्ज आपने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी ना। ठीक है ना, तो बहुत दूरी से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो बॉडी है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे इससे रिलेटेड अगले पार्ट में। तो तब तक आप चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।